गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग प्यार से सीओए बोल रहे हैं। और उसमें हम लोग करने जा रहे हैं एक नया यूनिट को स्टार्ट, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए को चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसमें हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। ओके, तो हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं जो सीओए आखिर है क्या। ओके, यहाँ पे हम बोल रहे हैं सीओए सीओए ये आखिर है क्या। इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को मालूम ही होगा, क्या? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो फुल फॉर्म का मतलब यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है। क्या दो टर्म आ रहा है? एक आ रहा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा आ रहा है आर्किटेक्चर। जैसे हम बोल सकते हैं, एक आ रहा है मेरे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं। ओके, यहाँ पे लॉन्ग फॉर्म में भी लिख देते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और उसके बाद जो है मेरा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। और यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिएगा। ओके, उसके बाद अब ये दो टर्म लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का मतलब होता है सिंपल सा बनावट। मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर क्या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो कंप्यूटर में जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे है इट डील्स विद, मतलब ये क्या क्या चीज़ से डील करेगा। तो इसमें हमको पढ़ना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन कैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर को यूज़ करके वो कैसे एग्जीक्यूट करता है, पहले कौन से आर्किटेक्चर पे आता है, कौन से डिवाइस पे आता है, वो सब वहाँ पे हम समझेंगे। उसके बाद हमारा होगा इसमें इंस्ट्रक्शन मोड, ठीक है, या फिर एड्रेसिंग मोड बोलते हैं इसको, एड्रेसिंग मोड। एंड देन यहाँ पे हमारा जो है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पाइपलाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो है बोल सकते हैं एक लाइन में बोलेंगे तो हमारा कंप्यूटर आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है? बनावट। मतलब कभी जब भी कोई चीज़ बनेगा तो क्या होगा? इंटरनल डिजाइन से ही बनेगा। तो यहाँ पे जो हमारा होगा वो डील करेगा इंटरनल डिजाइन से, इंटरनल डिजाइन से। अब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे जो होगा बहुत सारा, मतलब बहुत सारा मेमोरी का टाइप पढ़े होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़े होंगे। तो वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा मेमोरी के जो है सिस्टम से, मेमोरी से, वो बताता है मेरे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसके बारे में हम एक पॉइंट लिखे या एक लाइन लिखे तो ऐसे कह सकते हैं क्या, ये किस चीज़ से डील करता है? तो हाउ वेरियस मेमोरी, बहुत सारा मेमोरी का टाइप पढ़ेंगे आप इसमें। एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है वो कैसे इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट विथ सिस्टम, सिस्टम से वो कैसे इंटरेक्ट करेगा वो हमारे पास बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का फीचर। ओके, अब यहाँ पे ये भी समझेंगे जो फीचर को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ जो है वो हमारे पास बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आई होप ये जो सिलेबस था ओवरऑल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, उसका मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा। क्या इसमें दो टर्म है, एक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर मतलब उसका बनावट होता है, जो कंप्यूटर क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में पढ़ना है, और वो काम कैसे करता है वो सब पढ़ना है। एंड देन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो बताता है जो मेरा वेरियस मेमोरी का टाइप है, बहुत सारा इनपुट आउटपुट डिवाइस है उसमें, तो वो कैसे इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, वो बताता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको इतना जो फंडा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का वो क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इतना के बाद चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर जो हम सबसे पहले इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो होगा मेन एम इसको कंप्लीट करना, देन हम इस पे आएंगे। ठीक है, जो कि लास्ट का दो यूनिट ये होने वाला है। और उसके बाद हमारा जो इतना भी यूनिट अभी हम कंप्लीट करेंगे अभी से लेके आगे तक जितना आएगा, ओके, तो वो सब इसी सबसे रिलेटेड रहेगा। जैसे कि सबसे पहला हमारा यूनिट जो होगा वो क्या है? सीओए का जो भी इंट्रोडक्शन है वो है। मीन्स यहाँ पे हम जो भी है वो सीख लेंगे, उसके बाद इंस्ट्रक्शन सीखेंगे, फिर एड्रेसिंग मोड सीखेंगे, फिर एएलयू देखेंगे, कैची मेमोरी के बारे में देखेंगे, पाइपलाइनिंग समझेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं इंटरनल डिजाइन के बारे में। उसके बाद कैसे वो सिस्टम से इंटरेक्ट करता है वेरियस मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, उसको हम लोग देखेंगे लास्ट वाले यूनिट में। ओके, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का कौन कौन सा कंपोनेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को हम बाद में देखेंगे, पहले आर्किटेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या क्या चीज़ है। तो कंप्यूटर का मेनली जो आप पढ़िएगा तीन कंपोनेंट पढ़िएगा। कंपोनेंट तो बहुत सारा होता है लेकिन कैटेगराइज उसको मेनली तीन पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट जो होता है वो होता है सीपीयू का,
CPU में भी दो चीज़ होता है, एक होता है मेरे पास कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ओके, उसके बाद सेकेंड जो है वो है मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में भी बहुत सारा टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पे इसको मेनली दो कैटेगराइज करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद अगला जो मेरे पास है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइस, आईओ जिसको बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर जो उसका कंपोनेंट है मेनली तीन पार्ट में, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस में जो है मेरा बहुत सारा पढ़े होंगे जो क्या होता है नहीं होता है। तो ये हमारा कुछ कुछ कंपोनेंट है। ओके, कंपोनेंट बहुत सारा, लेकिन उस सबको जो है तीन पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। इतना चीज क्लियर हुआ। ओके, अब इसको अगर आप करना चाहते हैं थोड़ा सा डायग्राम के व्यू से, तो डायग्राम के व्यू से भी कर लेते हैं। ओके, डायग्राम बनाने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। ये हो गया, इसको थोड़ा सा साइज इसको छोटा करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा लग रहा है। ओके, तो ये मान लेते हैं मेमोरी है। ओके, मान लेते हैं, सपोज करिएगा बॉक्स क्या है, मेमोरी का बॉक्स है। एंड देन यहाँ पे एक बॉक्स और बना लेते हैं जो इसमें हम यहाँ पे बहुत सारा कंपोनेंट को दर्शाएंगे, शो करेंगे। एंड देन एक हम बना लेते हैं इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट का ये वाला हम चपटा बॉक्स से बना लेते हैं। ओके, देन इसमें हम कुछ कुछ लिख भी देते हैं, जैसे कि ये मेरा हो गया क्या, ये हो गया मेरे पास सीपीयू। एंड देन हो गया ये मेरे पास मेमोरी। एंड देन ये हो गया हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो हमारा होगा मेमोरी में क्या रहेगा, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा, बहुत सारा डाटा रहेगा। ओके, उसके बाद उसका इनपुट आउटपुट डिवाइस के जरिए डाटा को देंगे, फेच करेंगे, जो भी करना होगा करेंगे। जो है हमारे पास सीपीयू में क्या क्या चीज़ रहता है, तो सीपीयू में तो बहुत सारा चीज़ रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ कुछ शो करें क्या क्या चीज़ रहता है। तो एक तो मेरे पास रहेगा यहाँ पे, ओके ये कुछ ज़्यादा मोटा नहीं हो गया, इसको और पतला कर देते हैं। ओके, ये हमारा हो गया, एक मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्यूमुलेटर मान लेते, बहुत सारा कंपोनेंट होता है, बहुत सारा इसमें जो है हार्डवेयर रहता है लगा हुआ, तो वो सबको हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। फिर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी कुछ लगा हुआ है। ओके, देन उसके बाद समझिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायग्राम को इधर उधर करके करते हैं, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है सपोज करिए, फिर यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है सपोज करिए, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है सपोज करिए, एंड यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है। एंड देन यहाँ पे भी एक्यूमुलेटर हो गया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लगा हुआ है। एंड देन एक और ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर भी कुछ लगा हुआ है, ऐसा मान के चलिए। ये मेरे पास सीपीयू में, सीपीयू में बहुत सारा चीज़ रहता है, तो यहाँ पे कुछ कुछ इसमें है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम नामकरण करें इसको, जिसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ है, तो पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं दो पार्ट में। ओके, अब यहाँ पे इसका हम नामकरण स्टार्ट करते हैं। नामकरण जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मान के चलिए यहाँ पे हम बहुत सारा रजिस्टर का नाम लिखने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा होगा पीसी। क्या है पीसी, मतलब वो जो है हमारा है पर्सनल कंप्यूटर मत समझिएगा, पीसी का मतलब है प्रोग्राम काउंटर। और यहाँ पे आईआर क्या है, ये सब रजिस्टर का हम नाम लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। उसके बाद एमएआर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्किट समझ सकते हैं, सीकेटी लिख देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा क्या है रजिस्टर है, या फिर इसी में हम डायरेक्टली R1 R2 कर देते हैं, R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारा रजिस्टर है इसमें। ओके, उसके बाद इसमें हम MBR समझ लेते हैं। उसके बाद ये है मेरा एक्यूमुलेटर, एंड ये है मेरा ये एल सर्किट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सर्किट यहाँ पे लिख दिए हैं, और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा एंड डाटा रहता है मेमोरी में। तो ये हमारे पास तीन कंपोनेंट है कंप्यूटर का, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आपको ये डाउट लग सकता है क्या, जो यहाँ पे मेमोरी में तो ठीक है इंस्ट्रक्शन डाटा होता है वो समझ में आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस में हमको समझ में आता है, लेकिन सीपीयू में जो हम यहाँ पे ये सब चीज़ लिख दिए हैं, ये सब चीज़ का मतलब क्या है। MBR कहीं पे लिख दिए हैं, कहीं पर AC लिख दिए हैं, कहीं पर PC लिख दिए हैं, ये सब का मतलब क्या है। तो अब इस मतलब को समझते हैं, ये सब का मतलब क्या है। तो इस सब को मतलब को समझने के लिए यहाँ पे हम सबको वन बाय वन लिखते हैं, जैसे कि वो सब क्या था, वो सब मेरा था रजिस्टर। ठीक है, तो वो सब किस में रजिस्टर है, वो था यहाँ पे CPU रजिस्टर। CPU में जो रजिस्टर रहता है उसके बारे में अभी हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि पहला यहाँ पे पढ़े, इस तरीका से लिखते हैं। ओके, पहला हमारे पास था क्या, PC। पहला हमारे पास था PC, तो इसको इस तरीका से हम कर लेते हैं। ओके, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर, जिसका मतलब होता है प्रोग्राम काउंटर। उसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारा हम रजिस्टर का नाम लिख रहे हैं, उसका क्या पूरा नाम समझिए, उसका बाद उसका क्या काम है वो भी समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे है MAR। उसके बाद
यहाँ पे MAR का मतलब क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ओके, उसके बाद मेरे पास है MBR। तो MBR का मतलब होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। ओके, उसके बाद चौथा है, उसका नाम होता है IR, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, और ये जो MBR है इसको कभी कभी हम लोग बोलते हैं मेमोरी जो है बफर या फिर डाटा रजिस्टर भी बोलते हैं, इसको हम लोग कभी कभी डाटा रजिस्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद पचमा जो मेरा है अगला, वो है हमारे पास AC। AC है वो मेरा एयर कंडीशनर नहीं है, यहाँ पे एयर कंडीशनर का मतलब वो वाला AC नहीं है जो आपको ठंडा ठंडा लगाता है, यहाँ पे AC का मतलब है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि स्पेलिंग मेरा जो है मैक्सिमम टाइम गलत ही रहता है। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर है। उसके बाद अगला हमारे पास है GPR। GPR को बोलते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर, ये हो जाएगा जनरल पर्पस रजिस्टर। एंड देन हमारे पास जो अगला है उसको बोल देते हैं SP, मतलब वो स्टैक पॉइंटर। यहाँ पे हम कुछ कुछ रजिस्टर का बस नाम लिखे हैं और कुछ नहीं किए हैं, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं है। और रजिस्टर जो होता है वो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, वो भी क्या है, एक मेमोरी ही है, लेकिन वो क्या होता है जितना भी मेमोरी का टाइप है उस सब में से सबसे जो फास्टेस्ट है वो हमारे पास होता है रजिस्टर। सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो होता है रजिस्टर। आई होप इसका जो फंडा है आपको क्लियर हुआ होगा, जो रजिस्टर आखिर है क्या। वैसे आप पढ़े भी होंगे, जो आप बेसिक वगैरह पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम का, जो सबसे फास्टेस्ट होता है उसको हम लोग रजिस्टर बोलते हैं। ओके, अब वन बाय वन सबको हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बोले PC। तो PC मतलब क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है। तो प्रोग्राम काउंटर में जो होता है ये क्या करता है, ये कंटेन करता है, कंटेन द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यह क्या करता है, टू बी फेच। ये क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, स्टार्टिंग एड्रेस रखता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो कि फेच किया गया है। ओके, देन दूसरा पे आते हैं, दूसरा है MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये क्या करता है, होल्ड करता है, होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस यूज्ड फॉर रीड या फिर राइट। रीड और राइट के लिए जो मेमोरी का यूज किया जा रहा है उसको क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये कौन, MAR में उसका एड्रेस रहेगा, जैसे मेमोरी पे अभी रीड ऑपरेशन चल रहा है या फिर इस मेमोरी पे अभी राइट ऑपरेशन चल रहा है इस एड्रेस पे। ओके, उसका एड्रेस ये होल्ड करेगा MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। उसके बाद है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर या फिर मेमोरी डाटा रजिस्टर। तो ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा को होल्ड करके रखता है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं। ये क्या करता है, होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन और डाटा, डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को क्या होल्ड करके रखेगा। उसके बाद हमारे पास है IR, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करेगा, जो इंस्ट्रक्शन अभी करेंटली एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एड्रेस इसमें रहेगा स्टोर, मतलब इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन which is currently executed by the CPU। CPU जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है उसका एड्रेस रहेगा किसमें, IR में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ओके, देन उसके बाद है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर क्या करता है, एक्यूमुलेटर में जो है टेम्पररी रिजल्ट होता है उसको स्टोर करके रखता है। क्या करता है, कंटेन टेम्पोररी रिजल्ट ऑफ द ALU ऑपरेशन। ALU ऑपरेशन के द्वारा जो टेम्पररी रिजल्ट होता है उसको क्या करता है, वो स्टोर कर रखता है। टेम्पररी, ऐसा नहीं परमानेंटली वो स्टोर कर रखेगा, वो टेम्पररी रिजल्ट को क्या होता है, स्टोर करके रखता है। उसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर हो गया। तो जनरल पर्पस जो रजिस्टर है इसका हम यूज करते हैं डाटा के लिए। ओके, उसके बाद स्टैक पॉइंटर जो है, स्टैक पॉइंटर का हम लोग यूज करते हैं टॉप ऑफ द स्टैक के वैल्यू को रखने के लिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। ओके, कलर चेंज करते हैं, नहीं तो वो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, एक जगह सब हो जाएगा, इसलिए कलर चेंज कर करके करते हैं।
जीपीआर जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर क्या करता है, दैट इज यूज्ड फॉर प्रोसेस द डाटा, डाटा को प्रोसेस करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। उसके बाद स्टैक पॉइंटर, तो स्टैक पॉइंटर क्या करता है, टॉप ऑफ द स्टैक को एड्रेस को कंटेन रखता है, मतलब ये क्या हुआ, टॉप ऑफ स्टैक उसके एड्रेस को ये स्टोर करके रखेगा। तो ये कुछ कुछ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ कुछ जो है रजिस्टर्स हैं, जो कि आपके बारे में यहाँ पे उसका नाम जान लिए, नाम जानने के बाद उसका हम लोग काम जान लिए हैं। ओके, तो इसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोले तो यहाँ पे है पीसी। ये भी याद रखेगा, कभी कभी इस पे क्वेश्चन जो है बन जाता है। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रहता है। ओके, उसके बाद MAR क्या करता है, जो भी रीड राइट के लिए है उसका एड्रेस स्टोर कर रखता है। MBR जो है उसमें क्या रहता है, इंस्ट्रक्शन एंड डाटा रहता है। उसके बाद IR में जो भी CPU पे एग्जीक्यूट कर रहा है उसका रहता है एड्रेस। एक्यूमुलेटर में जो टेम्पररी रिजल्ट है उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा GPR हो गया और SP हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास दो क्वेश्चन अराइज होता है, कैसे, जैसे कि हमारे पास MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्यों है, MBR क्यों है, वो सब क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है डाटा लाइन से और सिस्टम बस से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझते हैं, जो वहाँ पे हमारे पास MAR और MBAR जो है वो सब तो आप जो है डाटा रजिस्टर से कनेक्ट रहता है, उसको आपको आना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये समझते हैं जो यहाँ पे हमारे पास CPU था उसको थोड़ा सा और यहाँ पे हम डिटेल में समझ लें, या फिर उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं, इस तरह एक डायग्राम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा सही रहेगा। ओके, ओके गाइस, तो मान लेते हैं ये हमारे पास डायग्राम है, कुछ ज़्यादा लंबा डायग्राम होने वाला है। ओके, तो इस डायग्राम में हमारे पास एक हो जाएगा, ये हमारे पास CPU हो गया, एंड देन यहाँ पे हो गया मेरे पास मेमोरी, और ये मेमोरी को इस तरह से बना लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हो गया इनपुट आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद हो गया यहाँ पर भी इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, अब यहाँ पे इसको हम कुछ कुछ में लिखने वाले हैं, जैसे कि सबसे पहले ये मेरा क्या है, CPU है। दूसरा मेरे पास हुआ मेमोरी। तीसरा मेरे पास हुआ इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट इंटरफेस। देन यहाँ पे हुआ इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा लिखे, तो यहाँ पे ये जो कनेक्ट है CPU जो रहता है मेमोरी से कनेक्ट रहता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम बस, सिस्टम बस। उसके बाद ये जो है इससे भी कनेक्ट रहता है, इसको भी बोलते हैं क्या, SY सिस्टम बस से ये सब क्या रहता है, आपस में कनेक्टेड रहता है। ठीक है, उसके बाद इस तरह से समझ सकते हैं कि इसको नहीं मिटाना था, मिटाना था इसको थोड़ा सा, इसको। ओके, ये कनेक्ट रहता है इस तरह से, और ये रहता है इससे कनेक्ट, और ये रहता है इससे कनेक्ट। ओके, और ये होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें रहता है मेरे पास कंट्रोल यूनिट रहता है, या फिर कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहता है कंट्रोल यूनिट। एंड देन इसमें रहता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके बाद इसमें रहता है रजिस्टर। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहता है। उसके बाद डाटा भी रहता है इसमें। और यहाँ पे ये जो है इनपुट आउटपुट है, ये सबसे स्लो ये रहता है, स्लोएस्ट रहता है ये सबसे। ओके, तो आई होप आपको ये सब थोड़ा जो फंडा यहाँ पे लिखे हैं सिस्टम बस क्या होता है सिम, और यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं, ये सब जो है मेरे पास MA और MBR जो है ये सब कनेक्टेड रहता है किससे, सिस्टम बस से। ये दोनों किससे कनेक्टेड रहता है, सिस्टम बस से कनेक्टेड रहता है, जैसे यहाँ पे हम डायग्राम में बताने का आपको ट्राई किए हैं। ओके, तो आई होप आप गाइज इतना जो हम अभी किए हैं बेसिक ऑफ कंप्यूटर में वो आपको समझ में आया होगा। और भी इसमें बहुत सारा टर्म है उसको भी हम समझेंगे। इसके बाद जो हमारा है ये समझेंगे जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है, कैसे उसमें फेच होता है, कैसे वो कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होता है, उस सब को हम लोग समझने वाले हैं। किस सिस्टम पे जाके कौन से जो है ये हार्डवेयर पे जाकर वो एग्जीक्यूट होता है, उस सब को हम अब आगे देखने वाले हैं, जो कि है इंस्ट्रक्शन साइकिल वाले टॉपिक में। ओके, तो इतना फंडा जो है आपको ये समझ में आया होगा, कैसे क्या है नहीं है, और उसके बाद ये सब जो हम यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल को। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, जिसमें से हम लोग अभी इंट्रोडक्शन ऑफ COA देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं इंट्रोडक्शन ऑफ COA में। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो चलिए गाइस हेडिंग दे देते हैं, इंस्ट्रक्शन
साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल मतलब होता क्या है वो समझ लेते हैं। ओके, इससे पहले हमने ये सब कर लिया था, ये सब देख सकते हैं सिस्टम बस वगैरह। तो ये सब आप नहीं जानते हैं तो ये सब कर लीजिए, क्योंकि यहीं से बेसिक मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये सब नहीं आएगा तो आगे जो है बहुत डिफिकल्टीज आने वाला है, क्योंकि CUI में क्या है, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, इसलिए जो है स्टार्टिंग से इसको करिए। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल का सिंपल सा मतलब होता है क्या, जो भी प्रोसेस है मेरा, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखते हैं उसके बाद समझते हैं। द प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर इच इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ये क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है वो डिस्क्राइब करता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल डिस्क्राइब द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल ये बताता है मेरे पास जो भी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। ठीक है, वो बताता है। तो यहाँ पे जो है दो सब साइकिल रहता है, या फिर बोल सकते 3 साइकिल यहाँ पे रहता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में पहला रहता है फेच साइकिल, ये स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फेच साइकिल। दूसरा होता है वो होता है मेरे पास एग्जीक्यूट साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल। और तीसरा एक और होता है जो कि होता है इंटरप्ट साइकिल, इंटरप्ट साइकिल, इंटरप्ट साइकिल। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल ये हमको बताता है जो कोई भी जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर जो भी एग्जीक्यूशन के लिए आ रहा है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आखिर एग्जीक्यूट कैसे करता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ पे क्या होता है, कैसे वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो उसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो 3 टाइप का होता है। एक होता है फेच साइकिल, वो फेच करने का काम करता है। एग्जीक्यूट साइकिल एग्जीक्यूट करवाता है, और इंटरप्ट करवाता है, वो भी हम बात करेंगे। ओके, तो एग्जीक्यूट में 2 चीज होता है। एग्जीक्यूट में जो है वो 2 स्टेप होता है। पहला होता है क्या, वो क्या करता है, डिकोड करता है। ओके, उसके बाद क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। पहले क्या करेगा, वो डिकोड करेगा, पहले ये जानेगा तो किसको एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं फेच साइकिल आखिर होता क्या है। ओके, और फेच साइकिल में काम किस प्रकार से होता है। तो फेच साइकिल जैसा कि आपको लग रहा होगा नाम से, क्या ये फेच करने का काम करता है। तो फेच तो करता है, लेकिन क्या फेच करता है, तो इंस्ट्रक्शन को ही फेच करेगा। ओके, तो चलिए समझते हैं फेच साइकिल। तो इसके बारे में भी 2 लाइन लिख देते हैं, इसके बारे में 2 लाइन अर्ज किए हैं। क्या ये क्या करता है, टू टू फेच, या फिर बोल सकते हैं, या फिर ऐसे ही समझते हैं क्या करता है, फेच करने का काम करता है। टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू। क्या करता है ये, और सीपीयू में भी कहाँ पे, आईआर के पास। ओके, तो ये लाइन लिखने के बाद इस लाइन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। प्रकाश क्या डालना है, फेच साइकिल मतलब होता है ये क्या करेगा, फेच करेगा। किसको फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। और इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ा हुआ रहता है, इंस्ट्रक्शन मेरे पास अवेलेबल रहता है मेमोरी में। तो ये फेच साइकिल में क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चाहता है उस इंस्ट्रक्शन को लेके मेमोरी से सीपीयू के आईआर रजिस्टर में लाने का काम कौन करता है, फेच साइकिल। बस इतना ही इसका डेफिनेशन है, और कुछ नहीं है। क्या ये क्या करता है, एक लाइन में, अगर यहाँ पे एक लाइन में नहीं तो 2 वर्ड में आपको समझना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए। यह क्या करता है, मेमोरी टू आईआर, आईआर में भी कहाँ पे, सीपीयू के पास। बस ये लाइन याद रखिएगा। फेच साइकिल क्या करता है, मेमोरी से आईआर में ले जाता है, मतलब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले जाता है, किसके, सीपीयू के अंदर में। ओके, बस यही है फेच साइकिल के बारे में पॉइंट। और इसके बाद जो मेरा है, एक पॉइंट और लिख देते हैं इसके बारे में, जो आपको जब न्यूमेरिकल वगैरह करिएगा तब काम आएगा। क्या, एट द, यहाँ पे, ओके, एट द एंड ऑफ फेच साइकिल पीसी, जिसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर बोल रहे थे, इज इंक्रीमेंटेड नाउ। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, डिनोट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग एड्रेस। तो इतना पॉइंट करने के बाद चलिए इसका हम डायग्राम फटाफट से समझते हैं।
तो फेच साइकिल क्या करता है, जैसे फेच साइकिल मेरा क्या हुआ, खत्म हुआ, खत्म होने के कगार पे है, तब क्या करेगा पीसी जो प्रोग्राम काउंटर जो है, जो इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है, वो क्या करेगा इंक्रीमेंट करेगा, और इंक्रीमेंट करके जो नेक्स्ट में आने वाला है एग्जीक्यूट करने के लिए उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा, उसका स्टार्टिंग एड्रेस वो स्टोर कर लेगा। ओके, यही बोलता है पीसी का काम ही होता है यही, और फेच साइकिल मतलब होता है यही। ओके, अब फेच साइकिल समझते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं और एक डायग्राम बढ़िया सा बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ये सीपीयू है, क्योंकि सारा काम सीपीयू में ही चलने वाला है। ओके, और सीपीयू के बाद मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मेरे पास मेमोरी, एंड यहाँ पे मेरे पास इनपुट आउटपुट, क्योंकि कंप्यूटर का 3 मेन कंपोनेंट है यही। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और डायग्राम हम बनाएं। तो यहाँ पे रहता है बहुत सारा रजिस्टर्स। ओके, एंड यहाँ पे इस तरह से लाइनिंग भी खींच देते हैं, एंड देन यहाँ पे मेरा एक एमबीआर दे देंगे, यहाँ पे एक जो है एक्यूमुलेटर दे देंगे, या फिर एक्यूमुलेटर को जो है हम थोड़ा सा सर्कल कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ओके ये नहीं बनेगा तो उसको हटाते हैं। उससे पहले यहाँ पे मेरा हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये प्रोग्राम काउंटर, उसके बाद ये जो है एम ए आर, एंड देन यहाँ पे हम कुछ कुछ सर्कल का भी प्रयोग कर लेते हैं ताकि डिफरेंस लगे जाइए, नहीं तो पता चले सब सर्कल ही हो गया। ये हो गया मेरे पास, और ये एक्यूमुलेटर बना देते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम बना लेते हैं ओके, इस तरह से कर लेते हैं। ओके, ये हो गया मेरे पास डायग्राम कंप्लीट। अब इसमें नामकरण करते हैं सबका, सबका हम नामकरण करते हैं गाइस। ये हो गया मेमोरी, ये हो गया इनपुट आउटपुट, उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया ये बहुत सारा रजिस्टर R1 R2 R3 डॉट 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 RN, यहाँ पे बहुत सारा रजिस्टर का स्लॉट रहेगा इस तरह से बना हुआ। ओके, ये मेरा पास हो गया क्या सर्किट, उसके बाद ये हो गया MBR, ये हो गया मेरे पास एक्यूमुलेटर, एंड देन हो गया ये सर्किट, ये हो गया IR, ये हो गया प्रोग्राम काउंटर, और ये हो गया MAR। ओके, अब हम लोग समझने वाले हैं फेच साइकिल, और ये तो समझेंगे उससे पहले यहाँ पे ये भी बना देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा मेमोरी का स्लॉट बना देते हैं गाइस। ओके, एंड देन ओके, यहाँ पर भी ये बस डायग्राम बनाने में ही इसमें टाइम लगता है, और CUA में जो है वो डायग्राम ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा डायग्राम के मामले में मैनेज करना पड़ेगा स्पीड अप को। ओके, एंड देन यहाँ पे बहुत सारा मेरे पास इंस्ट्रक्शन और डाटा रहता है। तो मेरे पास जो फेच साइकिल है, फेच साइकिल कहता है क्या, वो कहता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन को क्या करो, फेच करो। फेच करो कहाँ, CPU, और ये क्या है CPU के IR में। तो CPU के IR में फेच तो करेंगे, तो करिए चलते हैं करते हैं फेच। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर में सबसे पहले एड्रेस रहता है, तो प्रोग्राम काउंटर से कहाँ पे आएगा एड्रेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस आया, क्योंकि जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो है एग्जीक्यूट करने वाला है उसका एड्रेस कहाँ रहता है, उसका एड्रेस रहता है प्रोग्राम काउंटर में, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर से जो भी एड्रेस उसमें स्टोर है उसको लाया जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। अब इसमें क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि यही एक रजिस्टर है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड रहता है। यही एक एड्रेस जो MAR है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यही एक ऐसा रजिस्टर है जो कि मेमोरी से कनेक्टेड रहता है, इसमें इसलिए लाया जाता है। उसके बाद यहाँ से हमको एड्रेस मिल गया, तो ये एड्रेस जो होगी जहाँ पे भी इसको स्टोर किया गया है वहाँ से उसको मेमोरी पे जाया जाएगा, और उस मेमोरी पे जो भी है, जैसे मान लेते हैं कहा गया है कि हमको क्या करना है नहीं करना है, तो उसको क्या किया जाएगा वहाँ से एड्रेस लेके, उसके बाद उसको जो है स्टोर किया जाएगा किसमें, मेमोरी वेपर रजिस्टर में। ठीक है, MBR, यहाँ पे ये जो है वो है MBR, इसमें स्टोर कर लिया गया। इसमें स्टोर करने के बाद जो भी होगा मेरा काम उसको क्या करेगा, यहाँ पे IR में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये काम चला, क्या काम चला, सबसे पहले गया वो PC पे, तो PC पे देखा जो है कौन सा एड्रेस रजिस्टर है, तो वो गया MAR में, और MAR से मेरा जो है तीसरा पॉइंट जो है जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इस इंस्ट्रक्शन को लाया गया यहाँ से, और इसको कलर चेंज कर देंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को लाया गया वहाँ से,
ओके, और उस इंस्ट्रक्शन के बाद गया MBR में, MBR के बाद गया वो कहाँ पे 5 में। तो यहाँ पे जो लाइनिंग चला है उस लाइनिंग को लिख देते हैं, हम मेंशन कर देते हैं। ओके, सबसे पहला जो एरे हुआ, सबसे पहला एरो मेरे पास हुआ इस एरो का काम 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे ये काम हुआ, तीसरा नंबर पे ये काम हुआ, चौथा नंबर पे ये काम हुआ। तो इस तरह से जो है कोई भी इंस्ट्रक्शन मेरे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कहाँ रहता है, वो रहता है CPU में। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेमोरी में मेरा जो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन पड़ा हुआ है, सपोज करिए ये I1 इंस्ट्रक्शन जो है वो मेमोरी में पड़ा हुआ है यहाँ पे, और उसका एड्रेस मेरे पास PC में है। ओके, तो यहाँ पे जो भी जैसे मान लेते हैं इसका एड्रेस, हम सपोज करते हैं इसका एड्रेस है 1000, तो 1000 अभी मेरे पास प्रोग्राम काउंटर में स्टोर है। ओके, तो यहाँ से 1000 ये लिया, ये क्या MAR क्या करा, 1000 पे गया एड्रेस लेके, तो यहाँ पे बोला है जो हमको इंस्ट्रक्शन 1 में बोला जा रहा है कुछ काम करना, तो उसको MBR में स्टोर करेगा, STR उसको क्या करेगा, उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर देगा, और अपना जो है फेच साइकिल कहेगा इतना ही मेरा काम था। वो क्या किया, इंस्ट्रक्शन को लिया, I1 इंस्ट्रक्शन जो है इस इंस्ट्रक्शन को लिया और इंस्ट्रक्शन साइकिल में फेच कर दिया। कैसे कैसे फेच किया है, तो इस तरह से जाके फेच किया है, इस तरह से जाके फेच किया है। ओके, तो ये है मेरे पास फेच साइकिल का वर्किंग। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा किस तरह से वो काम कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे आप कोई एक इंस्ट्रक्शन लेके भी समझ सकते हैं, लेकिन फेच साइकिल का काम इतना ही है। ओके, फेच साइकिल का काम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में एग्जीक्यूट साइकिल का काम देखते हैं। अब एग्जीक्यूट साइकिल क्या कहता है, तो एग्जीक्यूट साइकिल क्या कहता है, एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो कुछ कहता नहीं, वो कहता है जो हमको एड्रेस मिला है उस एड्रेस को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे। ओके, तो सेकेंड मेरा है एग्जीक्यूट साइकिल। तो एग्जीक्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको भी एक पॉइंट इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इसके बारे में दो जो है वर्ड अर्ज करते हैं, वो क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द execute cycle is to process the fetch instruction। जो इंस्ट्रक्शन फेच किया गया है उसको एग्जीक्यूट करना ही एग्जीक्यूट साइकिल का कर्म है, धर्म है, वही बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जीक्यूट साइकिल में हमने बोला था क्या, सबसे पहले क्या होगा, डिकोडिंग करेगा, उसके बाद उसको एनालाइज करेगा। ओके, तो उसको भी अगर हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझें तो इसको पहले लिख देते हैं। एग्जीक्यूट साइकिल में क्या होता है, एग्जीक्यूट साइकिल में दो चीज होता है, पहले क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, एंड देन क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। डिकोडिंग मतलब उसमें क्या करना है नहीं करना है वो सब करेगा, उसको एनालाइज करेगा। तो डिकोडिंग मतलब क्या होता है, उसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, उसका एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। एनालिसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको उसका जो है काम कर लेगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, तो इसी डायग्राम को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद ये कहाँ गया, ये क्या हुआ, अच्छा ये डायग्राम इधर आ गया। ओके, तो ये जो डायग्राम है इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, और वो चेंज क्या करना है, यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन फेच हो चुका है तो ये सब का काम है नहीं अब, और इंस्ट्रक्शन जब फेच हो चुका है तो क्या करते हैं, इस एरो सबको भी डिलीट कर देते हैं। ओके, ये मेरे पास है इस टाइप से हो चुका है, और जो अब रजिस्टर यहाँ पे जो है मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे आ चुका है, इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे आ चुका है। जब इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ चुका है तो वो क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद ये देखेगा कोई यहाँ पे मेमोरी में रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करेगा, वहाँ से मेमोरी में जाएगा। जैसे कि इसको एनालाइज किया, तो एनालाइज करने के बाद इसको लगा क्या, हमको मेमोरी में जाना पड़ेगा, तो मेमोरी यहाँ पे क्या करें, मेमोरी किससे कनेक्ट है, MAR से, तो MAR के पास गया। MAR से कहाँ जाएगा, MAR से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेमोरी लोकेशन पे जाना था तो यहाँ पे गया। वो सब आपको इंस्ट्रक्शन में दिया रहेगा, जो आप इंस्ट्रक्शन देखिएगा तो उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा, जो हमको किस मेमोरी पे जाना है, कैसे कहाँ पे जाना है। देन इस मेमोरी पे जाने के बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे गया, और मेमोरी में जाने के बाद वो तीसरा जो है उसका जो भी कैलकुलेशन करके वो क्या करेगा, MBR में जो उसका बफर रजिस्टर है उसमें स्टोर करेगा। उसमें स्टोर करने के बाद जो मेरा एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसमें उसका जो टेम्पररी रिजल्ट है उसको स्टोर कर देगा। बस इतना ही काम है मेरे पास, और ये जो है एग्जीक्यूट साइकिल है, तो यहाँ पे जो फेच है लिखा हुआ है इसको भी हम मिटा के एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो ये जो काम है वो काम है एग्जीक्यूट साइकिल का। एग्जीक्यूट के पहले क्या किया, सबसे पहले फेच साइकिल क्या किया, इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ला के रख दिया। उसको करने के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी काम था वो करेगा, तो पहले क्या करेगा, IR से MAR में जो भी इंस्ट्रक्शन का काम है, जो भी उसमें एग्जीक्यूट करना है
वो वहाँ पे गया MAR में, उस MAR से दूसरा स्टेप किया और गया मेमोरी में, मेमोरी से तीसरा स्टेप किया और गया MBR में, और MBR में जो भी कैलकुलेशन वगैरह का जो भी रिजल्ट है उसको क्या किया, एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। तो यही है एग्जीक्यूट साइकिल का स्टेप्स। तो ये स्टेप्स आपको आना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन में आपको मेंशन रहेगा जो क्या करना है नहीं करना है, उसका आप टेंशन आप नहीं लीजिए, वहाँ पे सब कुछ मेंशन रहेगा। ओके, बस किस तरह से काम करना है वो आपको आना चाहिए। ओके, तो स्टेप्स जो मेरा कैसे कहाँ हुआ वो थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख दें। तो थोड़ा सा आप इसको डिटेलिंग में करते हैं, डिटेलिंग इन द सेंस इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे हम बोले स्टेप्स इन, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से लिख देते हैं। ओके, स्टेप्स इन इंस्ट्रक्शन साइकिल, इसमें कौन कौन सा स्टेप है। तो पहला स्टेप जो था, सबसे पहला स्टेप तो था वो फेच का था, फेच साइकिल का पहला स्टेप था। फेच साइकिल में हम क्या क्या किए, सबसे पहले हम उसको इंस्ट्रक्शन को एड्रेस को कैलकुलेट किए, इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को कैलकुलेट किए। दूसरा हम क्या किए, दूसरा उसका जो है इंस्ट्रक्शन को फेच कर दिए। तो ये दोनों था फेच साइकिल में हुआ। उसके बाद जो है मेरे पास एग्जीक्यूट साइकिल था, एग्जीक्यूट साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल में भी दो चीज़ था। तो तीसरा हम क्या किए, डिकोड किए, डिकोडिंग किए, करना क्या है। उसके बाद डिकोड करने के बाद वहाँ पे जो मेरा ऑपरेंड रजिस्टर है उसको हम कैलकुलेट किए। उसके बाद हम क्या किए, जैसे मान लेते हैं ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन करने के बाद उसका हम जो है फेचिंग किए, ऑपरेंड फेच किए। ऑपरेंड फेच करने के बाद हम क्या किए, तो डाटा को प्रोसेसिंग किए, डाटा प्रोसेसिंग, ये ओ लिखा गया है, इसका फुल फॉर्म अभी हम बताते हैं। उसके बाद सतमा में हम क्या किए, रिजल्ट को स्टोर कर दिए, रिजल्ट को क्या किए, स्टोर कर दिए। तो ये जो काम था इतना, ये 4 तक जो काम था ये था डिकोडिंग का, ये क्या किया, डिकोड करने का काम किया। उसके बाद ये था एग्जीक्यूट करने का। तो ये जो था टोटल एग्जीक्यूट साइकिल मेरे पास बनता है। ओके, तो ये सब जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। जैसे डिकोडिंग में हम क्या करेंगे, जो भी हमको करना है, कहाँ से हमको ऑपकोड मिलेगा वो सब स्टोर कर लेंगे। उसके बाद ये क्या है, ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन, ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेट किया, फिर ऑपरेंड को फेच किया, फिर मेरे पास अगर डाटा प्रोसेसिंग करना है तो डाटा को प्रोसेस करके रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर दिया। तो टोटल जो है ये सब काम मेरा चला है इसमें, इंस्ट्रक्शन साइकिल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसको अगर आप देखना चाहते हैं एक फॉलो चार्ट के माध्यम से, तो फॉलो चार्ट के माध्यम से इसको भी हम बता देते हैं। जैसे कि फॉलो चार्ट कहता है क्या है, फॉलो चार्ट कहता है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे फेच किए, सबसे पहले हमारा फेच हो चुका है। फेच करने के बाद हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, एग्जीक्यूट कर दिए। एग्जीक्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो चेक करने का डायमंड बॉक्स की तरह है, डायमंड नहीं क्या। ओके, चलिए बनाते हैं डायमंड। ओके, ये तो कुछ और बन गया। ओके, हाँ मान लीजिए ये डायमंड बॉक्स है, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन रहता है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा इस सबको छोटा करते हैं। उसके बाद हम करते हैं क्या आगे, आगे मेरा जो है अगर इंटरप्ट वगैरह आता है तो वो भी इंटरप्ट को भी समझ लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा। तो ये कहता है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन को फेच किए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किए। ये है क्या, फेच साइकिल का काम है। इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद क्या किया, एग्जीक्यूट किए, एग्जीक्यूट साइकिल में गए। तो ये एग्जीक्यूट साइकिल हो गया। एग्जीक्यूट साइकिल के बाद हम कहाँ गए, वहाँ पे चेक करेंगे, चेक करेंगे किसको, इंटरप्ट को चेक करेंगे, इंटरप्ट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इंटरप्ट को चेक करेंगे। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखना चाह रहे हैं इंटरप्ट को, ठीक है। इंटरप्ट को क्या किया, चेक किए। उसके बाद अगर इंटरप्ट आता है, अगर यस, अगर इंटरप्ट मेरे पास आ गया तो हम क्या करेंगे, सर्विस को क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, सर्विस द इंटरप्ट, सर्विस को इंटरप्ट किया। अगर नो हुआ और मेरा काम हो गया सब खत्म, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर नो आंसर है तो हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, फेच करेंगे। तो ये मेरा आपके पास हुआ इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो चार्ट, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ओके, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटरप्ट, इंटरप्ट जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इंटरप्ट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ओके, इंटरप्ट साइकिल, तो इंटरप्ट साइकिल का मतलब क्या है। ओके, व्हेन सीपीयू इनकाउंटर द इंटरप्ट then
आफ्टर कंप्लीशन या फिर आफ्टर कंप्लीशन द करेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इंटरप्ट विल बी सर्विस्ड। क्या करेगा, जैसे ही इंटरप्ट आएगा तो इंटरप्ट आने के बाद क्या करेगा, सीपीयू करेगा जो भी अभी टास्क को कंप्लीट कर रहा है उसको कंप्लीट कर लेगा, उस काम को खत्म कर लेगा। काम को खत्म करने के बाद क्या करेगा, जो भी इंटरप्ट आया है उस इंटरप्ट को सर्विस करेगा और उसका जो इंटरप्ट कह रहा है वो काम करेगा। ओके, उसके बाद जैसे मान लेते हैं इंटरप्ट आ गया, तो इंटरप्ट जैसे ही आ गया तो वहाँ पे जो कंट्रोल है, जैसे कि ऐसे कह सकते हैं, मेरा जो सीपीयू का है यहाँ पे लिख भी देते हैं वो पॉइंट को, व्हेन सीपीयू encounter the interrupt then it is push the program counter value into the stack। क्या, जब भी इंटरप्ट आएगा वो क्या करेगा, जो भी प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू है उसको स्टैक में पुश कर देगा एंड कंट्रोल्ड ट्रांसफर टू ISR इंटरप्ट सब रूटीन। इसका मतलब होता है इंटरप्ट सब रूटीन। क्या करेगा, इंटरप्ट सब रूटीन के पास जो भी कंट्रोल है सीपीयू का उसको दे देगा वहां पे, ताकि जो भी उसका प्रोसेस है, जो भी सर्विस है, वो उसको एक्सेस करके उसको सॉल्व कर पाए। ओके, तो इस तरह से हमारा जो भी है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब भी इंपॉर्टेंट आता है तो क्या करता है, जो पीसी का जो एड्रेस है उसको क्या करता है, उसको स्टैक में पुश कर देता है, पुश द वैल्यू ऑफ पीसी इनटू स्टैक। उसके बाद क्या करता है, उसको ISR के पास भेज देता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्या काम हो रहा है। तो इसको एक और हम क्या करते हैं, अच्छा सा फॉलो डायग्राम बनाते हैं, जो कि आप एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको बनाइएगा। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा, और स्टार्ट होने के बाद क्या करेंगे, फेच करेंगे इंस्ट्रक्शन को। फेच किए, वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद वहाँ पे चेक करेगा इंटरप्ट वगैरह आ रहा है कि। ओके, तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले स्टार्ट किए। ओके, स्टार्ट करने के बाद हम क्या किए, फेच किए। फेच करेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करेंगे इंस्ट्रक्शन को। अगर एग्जीक्यूट किया, अगर वहाँ पे इंटरप्ट आता है, अगर वहाँ पे इंटरप्ट आया तो इंटरप्ट को क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। अगर इंटरप्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, चेक फॉर इंटरप्ट प्रोसेस इंटरप्ट। क्या करेंगे, इंटरप्ट को हम प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि इस तरह से बोल सकते हैं, इंटरप्ट साइकिल वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इंटरप्ट साइकिल। ओके, और क्या होगा उस तरह से, जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर मेरा हो गया काम खत्म तो क्या करेगा, इंटरप्ट को डिसेबल करेगा और इस तरह से वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये क्या है, इंटरप्ट डिसेबल। अगर इंटरप्ट नहीं है तो क्या करेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फिर से फेच करेगा और अपना काम कंटिन्यू करेगा। और अगर इंटरप्ट आ गया तो क्या करेगा, इंटरप्ट साइकिल में जाएगा और इंटरप्ट को क्या करेगा, सर्विस करेगा, फिर से वहाँ पर वो काम हो जाएगा तो क्या करेगा, फेच साइकिल में जाएगा। ओके, आई होप आपको काम यहाँ पे समझ में आएगा। और सब कुछ काम हो गया, मेरा सब एग्जीक्यूशन हो गया इंस्ट्रक्शंस का, तो क्या करेगा, हाल्ट करेगा, मतलब वो अपना काम को खत्म कर लेगा। तो अगर आता है एग्जाम में ये सब लिखने के लिए, कैसे वो हमारा जो होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल काम करता है, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा और ये डायग्राम बना लीजिएगा। ओके, और उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन साइकिल काम करता है। कोई यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल एंड इंटरप्ट साइकिल का मतलब आना चाहिए और उसका ये डायग्राम आना चाहिए कि किस तरह से वो काम करता है। ओके, मिलते हैं आज अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में बेसिक्स ऑफ COA। ओके, और उसी को बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग देखने वाले हैं सिस्टम बस क्या होता है। ओके, तो सिस्टम बस एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर का, उससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं।
तो इसके बारे में अगर हम कुछ पॉइंट लिखें तो पॉइंट पहले हम लिख लेते हैं। सिस्टम बस इज अ कलेक्शन ऑफ लाइन्स। ये क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइन्स है विच आर यूज टू प्रोवाइड द communication between major component of computer। क्या है? सिस्टम बस कलेक्शन ऑफ लाइन्स है ये, या फिर बोल सकते हैं एक ऐसा ये तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मेजर कंपोनेंट है कंप्यूटर का उससे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। मीन्स मेजर कंपोनेंट क्या 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 है? तो सीपीयू है, एंड देन मेमोरी है, एंड उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इतना ही है, इससे ज़्यादा तो कोई मेन है नहीं। तो इसी के बीच में हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसीलिए हमारा क्या है? सिस्टम बल फेल करता है। ओके, किस प्रकार का डायग्राम हम इसमें बनाएंगे? तो यहाँ पे हम कुछ डायग्राम इस तरीका से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे है ये सिस्टम बस कलेक्शन ऑफ वायर। इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा। ओके, एंड इसमें हम थोड़ा सा इसको इस टाइप का कर लेते हैं। ओके गाइस, और इसको इसमें कर देते हैं शिफ्ट। ओके, देन इसको करते हैं 120 रोटेट। ओके, तो ये हमारा ये हो गया। उसके बाद एक चाहिए हमको जो कंपोनेंट, ये तो सिस्टम बस हो गया, और इससे जो कनेक्टर रहता है मीन्स सीपीयू कनेक्ट रहेगा, एंड देन मेमोरी वाला का जो है वो कंपोनेंट वो कनेक्ट रहेगा। उसके बाद एक यहाँ पे आउटपुट इनपुट वाला बना देते हैं, वो इससे कनेक्ट रहेगा। ओके, तो ये जो है यही मेरा इसमें कलेक्शन ऑफ वायर रहेगा, यही मेरा क्या है? सिस्टम बस। यही क्या है? सिस्टम बस। और ये रहता है सीपीयू से कनेक्ट रहता है, ये रहेगा कनेक्ट मेमोरी से, ये रहेगा कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से। ओके, और ये रहेगा कलेक्शन ऑफ वायर है ये क्या है? ये है कलेक्शन ऑफ वायर, मतलब इसमें बहुत सारा वायर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वायर बना देते हैं कुछ कुछ। ये क्या है? बहुत सारा वायर है। तो इसी तरह सिस्टम बस है क्या है? जिसमें हमारा बहुत सारा वायर रहेगा और वो अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारे क्या है? एल, बहुत सारा लाइन उसका नाम रहेगा, और ये डीएल हो गया। उसके बाद ये मान लेते हैं सीएल हो गया, कंट्रोल लाइन हो गया, डाटा लाइन हो गया, एड्रेस लाइन हो गया। उसमें बहुत सारा लाइन जैसे रहता है। ओके, तो सिस्टम बस क्या है? कलेक्शन ऑफ लाइन्स है जो कि एक तरीका प्रोवाइड करता है जिससे हम क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे मेजर कंपोनेंट जो कि कंप्यूटर का है उससे। और इस प्रकार से हम डायग्राम से समझ सकते हैं उसको। ओके, देन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये तो हम समझ लिया, और यहाँ पे कुछ लाइनिंग का हम नाम भी लिख दिया, मतलब कौन सा लाइन लिख दिया? एड्रेस लाइन, डाटा लाइन एंड कंट्रोल लाइन। ओके, तो ये मेन टाइम जो है 3 लाइन आपको पढ़ना है। एक हमारे पास है सिस्टम बस contain 3 कैटेगरी ऑफ लाइन्स। लाइन्स का 3 कैटेगरी सिस्टम बस में रहता है। पहला रहता है एड्रेस लाइन, एड्रेस लाइन्स जिसको हम लोग एएल बोलते हैं। ओके, उसके बाद इसको एड्रेस लाइन बोलते हैं, इसको एड्रेस बस भी बोलते हैं, एड्रेस बस। देन हमारे पास होता है एड्रेस लाइन, सॉरी एड्रेस लाइन तो हो गया। उसके बाद होता है हमारे पास डाटा लाइन। ओके, ये हो गया डाटा लाइन, डीएल। और डाटा लाइन में हमारे पास डाटा, इसको डाटा बस भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है कंट्रोल लाइन, सीएल, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस भी बोलते हैं। ओके, तो एक एक करके तीनों को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं एड्रेस बस या फिर एड्रेस लाइन। तो एड्रेस बस क्या करता है? यूज करता है, इसका यूज होता है एड्रेस को इधर से उधर भेजने में।
एड्रेस लाइन आर यूज्ड टू कैरी द एड्रेस टुवर्ड्स मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी के बीच में एड्रेसेस को भेजने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और एड्रेस लाइन ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा यूनी डायरेक्शनल। इसका अगर हम यहाँ पे डायग्राम का बात करें तो इसका डायग्राम इस तरह से बना सकते हैं। ये सीपीयू है या मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, और यहाँ पे लिख देते हैं ये सीपीयू हो गया, ये मेरा मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट, और ये इस तरह से इसमें फॉलो करेगा एड्रेस। और ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, मतलब यहाँ पे उल्टा नहीं आ सकता, सिर्फ इसी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है। ओके, तो ये एड्रेस लाइन जो है, एड्रेस बस, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम इसी तरह से मेरा है क्या, डाटा बस। डाटा बस, तो डाटा बस का जो यूज़ होता है, डाटाबेस, यहाँ पे जो डाटा बस है उसका यूज़ हमारे पास होता है डाटा को इधर से उधर भजाने में। मीन्स यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, डाटा लाइन आर यूज टू कैरी द डाटा। डाटा को कैरी करने में हमारा डाटा बस हेल्प करता है। ओके, और डाटा बस जो है वो होता है बाई डायरेक्शनल। ये जो है वो है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओके, मीन्स यहाँ पे सीपीयू है और यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सीपीयू है और ये इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी ये है। तो ये इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा, फॉलो होते रहेगा। ये क्या है, डाटा बस। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये है हमारे पास डाटा बस। सेम इसी प्रकार से मेरा होता है कंट्रोल लाइन या फिर कंट्रोल बस, उसको भी समझ लेते हैं। तो अब आते हैं कंट्रोल बस पे। कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस क्या करता है, सबको जितना भी है कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करता है। ये क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजने का काम करेगा। तो इसके लिए भी एक लाइन लिख देते हैं, जैसे कि कंट्रोल लाइन आर यूज टू कैरी द कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल सिग्नल भेजने में हमारा जो है ये हेल्प करता है। ओके, कंट्रोल सिग्नल जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, और कलेक्टिव इसको बाई डायरेक्शनल भी हम जान सकते हैं। जैसे इसके बारे में, ये क्या है, कंट्रोल सिग्नल। अगर हम इंडिविजुअली का बात करें, इंडिविजुअली इसका हम अगर देखेंगे तो वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल होता है। एंड हमारे पास जो होता है दूसरा, इसको अगर कलेक्टिवली बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल। इंडिविजुअली होता है क्या, यूनिडायरेक्शनल, एंड कलेक्टिवली क्या होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल। इसका डायग्राम का बात करें तो इस तरह से समझ सकते हैं, ये सीपीयू हो गया और ये मेमोरी इनपुट आउटपुट, ये सीपीयू हो गया, ये हो गया मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ओके, अगर हम यहाँ पे इस तरीका से करें तो ये क्या है, राइट ऑपरेशन कर रहा है, मतलब सीपीयू से कोई डाटा क्या आ रहा है, मेमोरी में राइट हो रहा है। और इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या हो रहा है, ये रीड ऑपरेशन, मतलब मेमोरी से कोई डाटा को रीड किया जा रहा है। तो ये जो है इंडिविजुअली अगर बात करें तो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब राइट ऑपरेशन इसी तरीका से हो सकता है और रीड ऑपरेशन इसी तरीका से हो सकता है। और कलेक्टिवली बात करेंगे तो ये डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमारा यहाँ पे कंट्रोल बस काम करता है और किस तरह से वो यूनिडायरेक्शनल भी है और बाई डायरेक्शनल भी है। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने लिखा क्या, रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन। तो वो किस तरह से परफॉर्म होता है उसको बात कर लेते हैं। ओके, ये सब कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये सब क्या है, बेसिक है। कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल सिग्नल दो टाइप का यहाँ पे हम देखें, एक देखें रीड ऑपरेशन वाला एंड दूसरा हम देखें राइट ऑपरेशन वाला। ओके, रीड ऑपरेशन में हम इस तरह से आर डी और ऊपर में कंप्लीमेंट लगा देते हैं कंट्रोल सिग्नल, और इधर हम लिखते हैं राइट और कंप्लीमेंट लगा के लिख देते हैं कंट्रोल सिग्नल। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, एंड देन
यहाँ पे रीड मतलब क्या होता है, मेमोरी। हम रीड ऑपरेशन किस प्रकार से कर रहे हैं, रीड जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मेमोरी टू सीपीयू, और राइट जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सीपीयू टू मेमोरी। ये हम कर रहे हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, और ये हम यूज़ करते हैं डाटा को लोड करने के लिए। ओके, और इस तरह से हम ये समझ लिए। और कंट्रोल बस एक चीज़ और यहाँ पे जो है कॉमन डायग्राम बनाते हैं, जहाँ पे हम तीनों टाइप का जो है उसका यहाँ पे हम डिनोट कर देंगे। जैसे कि मान लेते हैं ये हो गया मेरे पास सीपीयू, और ये हो गया मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। ओके, एंड देन यहाँ पे मेरा जो हो गया ये हो गया एड्रेस बस, ये जो हो गया ये हो गया मेरे पास डाटा बस। उसके बाद मेरा हो गया ये राइट सिग्नल, एंड ये हो गया रीड सिग्नल। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा ये जो है किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन मतलब ये क्या है, एड्रेस लाइन है, ये क्या है, डाटा लाइन है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। और ये जो है ये है राइट, और ये जो है वो है रीड, और ये दोनों मिलकर क्या है, कंट्रोल लाइन है। ओके, तो इस तरह से हम एक साथ उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर मान लेते हैं रीड ऑपरेशन हो रहा है तो रीड किस तरह से होगा। ओके, अगर हम रीड ऑपरेशन का बात करें, ऐड कर लेते हैं रीड ऑपरेशन किस प्रकार से होता है एंड राइट ऑपरेशन किस प्रकार से होता है। रीड ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन किस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे हम डायग्राम ही बना लेते हैं। ओके, ये हो गया मेरे पास सीपीयू एंड ये हो गया मेमोरी। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास होगा सीपीयू, क्योंकि रीड ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे जो मेमोरी से डाटा क्या करता है, रीड करता है सीपीयू। तो सीपीयू पहले क्या करेगा, सेंड करेगा एड्रेस को, किस एड्रेस का डाटा को क्या करना है, रीड करना है। और रीड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। उसके बाद उसका जो कंटेंट होगा उसको इसको भेज दिया जाएगा, होगा उसको, और इसको क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा। तब यहाँ पे लिख देते हैं कुछ टर्म, जैसे कि ये क्या है, सीपीयू है, और ये मेमोरी है, एंड इनपुट आउटपुट है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू सेंड द एड्रेस विद द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। एड्रेस बस या फिर एड्रेस लाइन के जरिए क्या करेगा, सीपीयू जो है वो उसको भेज देगा एड्रेस को। एड्रेस भेजने के बाद होगा क्या, क्या होगा, रीड सिग्नल आएगा। क्या करेगा, रीड कंट्रोल क्या करेगा, रीड कंट्रोल सिग्नल उसको रीड करेगा। रीड करने के बाद क्या करेगा, ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा, ये दूसरा नंबर पे हुआ। उसके बाद क्या होगा, वो रीड कर लिया, उसके बाद क्या होगा, कंटेंट जो भी है, या फिर बोल सकते हैं डाटा गिवन फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेम इसी प्रकार से मेरा क्या होता है, राइट ऑपरेशन होता है। तो राइट ऑपरेशन को भी देख लेते हैं। ओके, राइट ऑपरेशन, तो राइट ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, सेंड करेगा जहाँ पे हमारा क्या है, डाटा को राइट करना है, तो वो तो पहला लाइन तो सेम ही जाएगा। फिर दूसरा टाइम क्या है, यहाँ पे डाटा बस के जरिए क्या करेगा, सीपीयू सेंड करेगा यहाँ पे जो है। उसके बाद ये दोनों को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे लिखना है उसका तो एड्रेस देना ही पड़ेगा सीपीयू को, तो उसका एड्रेस दे दिया। एंड देन क्या करेगा, दूसरा नंबर पे सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू सेंड द डाटा विथ द हेल्प ऑफ डाटा लाइन। डाटा लाइन के जरिए क्या करेगा, उसको भेज देगा, इस तरह से भेज देगा। और भेजने के बाद क्या करेगा, राइट कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, उसको राइट को परफॉर्म करेगा। देन क्या होगा, राइट कंट्रोल क्या करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म्ड। ओके, तो इस तरह से डाटा क्या होता है, राइट होता है और रीड होता है मेमोरी एंड सीपीयू के जरिए। ओके, आई होप आपको ये जो है फंडा क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो है डायग्राम के व्यू से भी हम देख रहे हैं, जितना ज़्यादा यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं आपको क्या हो वो इमेजिन हो पाए। ओके, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम भी हम बना रहे हैं साथ में। तो यहाँ अभी हम जाने हैं बस सिस्टम बस के बारे में, एंड सिस्टम बस का जो भी टाइप है उसके बारे में, और रीड ऑपरेशन कैसे किया जाता है,
राइट ऑपरेशन कैसे किया जाता है वो सब हम समझें अभी। ओके गाइस, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो गाइस आगे मिलते हैं और अगले टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट से। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस। और अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सीओए, और अभी हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, इससे पहले हमने बहुत सारा बेसिक्स देख लिया है और अब हम लोग देखने वाले हैं आर्किटेक्चर का कितना टाइप होता है। तो आर्किटेक्चर का जब टाइप देखिएगा तो हमारे पास दो टाइप का होता है, ये हुआ फर्स्ट एंड ये हुआ सेकेंड। ओके, तो फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारा वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये क्या है, ये नाम है वन न्यूमन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर। एंड सेकेंड जो मेरा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो वो पढ़ लीजिएगा, आर्किटेक्चर। तो दो टाइप का हमारे पास आर्किटेक्चर है। ये जो हमारा पहला है वन न्यूमन आर्किटेक्चर, ये बेस्ड होता है किस पे, स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ये बेस्ड होता है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे। और जो हमारा कंप्यूटर होता है, एक पॉइंट और लिख देते हैं, कंप्यूटर वर्क्स ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। प्रोग्राम कंसेप्ट जब हमारा कंप्यूटर बेस्ड है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे, तो हमको जो पढ़ना है यही पढ़ना है और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जो है काम ही करता है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे, तो हमको जो है वन न्यूमन आर्किटेक्चर ही पढ़ना है। ओके, तो दो टाइप का है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ये वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ये क्या होता है आप खुद रीड कर लीजिएगा, और हम लोग अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में। ओके, तो टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर में हम चलने जा रहे हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर। ओके, वन न्यूमन स्पेलिंग वन मन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर। ओके, तो वन न्यूमन आर्किटेक्चर में हम बात करें तो ये किस पे स्टोर होता है, ये बेस्ड होता है स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट पे। ये बेस्ड होता है स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पे। ओके ओके, और इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट लिखते हैं। वन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में हम कुछ कुछ अब पॉइंट लिखने जा रहे हैं, जो कि पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला कंसेप्ट जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है यहाँ पे, मेन मेमोरी कंटेन प्रोग्राम एंड डाटा। मेन मेमोरी में प्रोग्राम और डाटा रहता है। उसके बाद ये जो है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेटिंग ऑन दीज बाइनरी डाटा। क्या करता है, ये बाइनरी डाटा पे काम करता है। एंड देन कंट्रोल यूनिट जो होता है वो इंटरप्रेटिंग करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग। क्या करता है वो, कंट्रोल यूनिट CU जिसको हम लोग बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग। ये क्या करता है, इंटरप्रेट करता है मेमोरी से और उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और इनपुट एंड आउटपुट जो होता है, यहाँ पे हम इनपुट को I से और आउटपुट को O से लिख देते हैं। इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट ऑपरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट। जो भी इनपुट आउटपुट है वो क्या करता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ओके, ये कुछ कुछ रहा वन न्यूमन आर्किटेक्चर के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स। ओके, अब ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद हम ये समझते हैं, जब मेमोरी का बात है यहाँ पे, तो मेमोरी हमारे पास यहाँ पे किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है वन न्यूमन आर्किटेक्चर में। ओके, तो अब हम समझते हैं वन न्यूमन आर्किटेक्चर में मेमोरी का कंसेप्ट। ओके, और मेमोरी ये जो हम करने वाले हैं, इससे ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा, जिससे विजुअलाइज करने में इजी हो। ओके, देन ओके, ये बन गया। उसके बाद यहाँ पे इसको कुछ कुछ बॉक्सेस भी बना लेते हैं। ओके 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 ओके, ये हमने कुछ कुछ डायग्राम बना लिया। उसके बाद यहाँ पे जो मान लेते हैं इसका एड्रेस है 000, यहाँ पे हम लिख रहे हैं
4 बिट में लिखते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इसको एड्रेस को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या है, एड्रेस है। और यहाँ पे हम मान के चलते हैं ये क्या है, 8 बिट का है। सेम उसी प्रकार से ये भी जो है वो 8 बिट का ही है। तो ये हमारा ये जो है एक बॉक्स क्या है, 8 बिट का है। ओके, और ये जो बॉक्सेस है इसको बोलते हैं हम लोग सेल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल। और ये सेल क्या होता है, सेल का एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम लोग एड्रेस बोलते हैं। मेमोरी के एक सेल का जो यूनिक नंबर होता है उसको हम लोग एड्रेस यहाँ पे बोल देते हैं। और यहाँ पे मान लेते हैं हमको क्या करना है, ये समझिएगा, कंट्रोल सिग्नल। तो यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल दो टाइप का आ सकता है, एक तो आ सकता है रीड वाला, एक आ सकता है राइट वाला, जो हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ पार्ट जो है हम ऑलरेडी यहाँ पे बोल देते हैं, लिखते नहीं या फिर लिख भी देते हैं। ओके, मेमोरी क्या होता है, ऑर्गेनाइज रहता है इक्वल पार्ट में। मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन इक्वल पार्ट, इक्वल पार्ट में ऑर्गेनाइज रहता है। देन उसके बाद जो है ईच पार्ट इज कॉल्ड सेल, जितना भी पार्ट है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। और इच सेल इज आइडेंटिफाइंग बाय अ यूनिक नंबर विच इज कॉल्ड एज एड्रेस। ओके, तो वो तो ऑलरेडी जानते हैं, इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये तो हो गया इसके बारे में कुछ कुछ थियोरेटिकल पॉइंट। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जो कि होगा मेमोरी को हम रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं। तो मेमोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। ओके, मेमोरी इज represented in the form of 2 के पावर m इंटू एन, 2 के पावर m इंटू एन, या फिर इसे यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे हम कर देते हैं पहले n कर देते हैं 2 के पावर n इंटू m, ताकि याद रहने में आसानी रहे। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे कौन चीज़ क्या है वो लिखना जरूरी है, तो चलिए वो चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे n जो मेरा जो है वो कह रहा है वो है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ एड्रेस लाइन को। उसके बाद m जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ डाटा लाइन को, नंबर ऑफ डाटा लाइन मीन्स उसमें डाटा लाइन कितना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एड्रेस लाइन क्या करता है, वो कैपेसिटी ऑफ मेमोरी को बताता है। यहाँ पे ये जो एड्रेस लाइन है, एड्रेस लाइन क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, मेमोरी के कैपेसिटी को बताता है। एंड देन हमारे पास डाटा लाइन जो है, डाटा लाइन स्पेसिफाई करता है सेल साइज को, सेल साइज। या फिर इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, क्या n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे n जो मेरा है इसको आप डिनोट कर सकते हैं इस तरह से। ये जो हम इस टर्म को लिखे ना, उस टर्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं n क्रॉस m। तो ये कैपिटल N क्या हो गया, कैपिटल N हमारे पास हो गया, ये स्मॉल n है, ये कैपिटल N है, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ सेल। और ये जो कैपिटल M जो है, ये जो कैपिटल M है इसको हम लोग बोल देंगे इच सेल साइज, ये हमारा टोटल सेल साइज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो लिख दी है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लेते हैं n बिट का यहाँ पे एड्रेस लाइन दिया गया तो उससे कितना हमारे पास जो है सेल आ जाएगा, तो 2 के पावर n सेल आ जाएगा। ओके, उसका रेंज कहाँ से हो जाएगा, तो 0 से लेकर 2 के पावर n माइनस 1 तक हो जाएगा, क्योंकि मेमोरी का जो एड्रेस है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ तो आपको आना चाहिए। अगर हमको मान लेते हैं 2 के पावर n मेमोरी सेल को रिप्रेजेंट करना है, मीन्स 2 के पावर n है हमारे पास सेल रहना चाहिए, तो उसके लिए n बिट एड्रेस लाइन रहना चाहिए। n बिट एड्रेस लाइन रहेगा तभी हम लेकिन इसका मतलब समझ लेते हैं, इस बॉक्स का क्या मतलब है, ये जो फार्मूला लिखे हैं इस फार्मूला का मतलब क्या है। ओके, तो इस फार्मूला का मतलब है सिंपल सा, ये फार्मूला कहना चाहता है क्या, ये फार्मूला कहना चाहता है यहाँ पे बहुत सारा क्या है, सेल है। ओके, और यहाँ पे हम लिखे हैं 2 के पावर n, तो 2 के पावर n लिखे, इसका मतलब क्या है, ये 2 पूरा जो है 2 के पावर n यहाँ पे सेल है। ओके, और एक सेल का जो साइज है यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ डाटा लाइन, मतलब कितना डाटा लाइन है, और यहाँ पे जो है इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वो एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे n बिट है, जैसे यहाँ पे अगर ये n बिट था टोटल, तो n बिट से कितना पॉसिबल था, तो 2 के पावर n, तो 2 के पावर n क्या हो गया, यहाँ पे टोटल सेल हो गया, 2 के पावर n क्या हो गया, टोटल सेल है, और ये जो है मेमोरी है। ओके, तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला जो है 2 के पावर m क्रॉस n, उसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा।
उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको एक न्यूमेरिकल से करें तो न्यूमेरिकल से हम इसको कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हम लिखेंगे 8 बाइट, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये याद रखिएगा एन यहाँ पे डिनोट करा है किसको, एड्रेस लाइन को। और एड्रेस लाइन का मतलब क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी में कितना कैपेसिटी है, ओके। और एम जो है वो क्या कर रहा है, डाटा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डाटा लाइन का मतलब क्या हुआ, सेल। तो यहाँ पे एम जो है ये इसका, एम जो है ये इसका साइज बता रहा है, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 8 बाइट का एग्जांपल लेते हैं, और 8 बाइट को आप उस फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। तो जब 8 बाइट को आप उसमें कन्वर्ट करिएगा तो आप यहाँ पे जानिएगा क्या है, यहाँ पे इस तरह से कह सकते हैं क्या, इसको जब रिप्रेजेंट करिएगा बीट के फॉर्मेट में तो कितना लिखिएगा, 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिखिएगा, और एक बाइट में कितना होता है, 8 बिट होता है। तो यहाँ पे क्रॉस हम 8 बिट लिख सकते हैं, ओके। ये सब आपको आना चाहिए, तो इतना हम लिख दिए। जब उस फॉर्मेट में हम लिख दिए 2 के पावर समथिंग इंटू एन, एम के फॉर्मेट में अगर हम लिख दिए तो उसको हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ओके। अब ऐसा मत करिएगा इसको 2 के पावर 3 लिखे वहाँ पे 3 ले जाए, वैसा नहीं करना है, ये जो है सिंपल फॉर्मेट में रखना है। तो यहाँ पे आया है 2 के पावर n, तो n के जगह पर क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो गया, इसको रिलेट करिएगा इस तरह से, ओके। इसको रिलेट करना है 2 के पावर n क्रॉस m से। तो n बराबर क्या हो गया 3, m बराबर क्या हो गया 8 हो गया। n बराबर जब 3 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ टोटल यहाँ पे जो हमारा एड्रेस लाइन होगा, एड्रेस लाइन कितना हो जाएगा, 3 बिट का एड्रेस लाइन होगा। ये क्या हुआ, एड्रेस लाइन 3 बिट का, 3 बिट का एड्रेस लाइन हो गया। और जब 3 बिट का एड्रेस लाइन हो गया तो उससे कितना एड्रेस पॉसिबल है, तो उससे हमारे टोटल जो है 8 एड्रेस पॉसिबल है, ओके। और m जो है कैपेसिटी बता रहा है, मतलब एक बॉक्स का जो कैपेसिटी होगा वो हो जाएगा, ये क्या है डाटा लाइन, मतलब कैपेसिटी उसका क्या हो जाएगा, 8 बिट का एक बॉक्स का कैपेसिटी हो जाएगा, ओके। तो उसका जो रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा यहाँ पे टोटल इस तरह से अगर हम लिखें तो यह है एड्रेस लाइन। तो यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर n मतलब क्या है, टोटल मेमोरी सेल है ये, या फिर इसको हम डायरेक्ट डायग्राम में बना देते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 बिट एड्रेस लाइन का है ना, तो एड्रेस लाइन मतलब 3 बिट 0 0 हो जाएगा, फिर 0 0 1, फिर हो जाएगा 0 1 0, फिर हमारे पास हो जाएगा 0 1 1, ये हो जाएगा 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा 1 1 0, ये हो जाएगा 1 1 1। 3 बिट से इतना ही पॉसिबल है, और तो कोई पॉसिबल है नहीं। तो ये सब मेरा क्या होगा, ये सब मेरा एड्रेस लाइन हो गया। टोटल 8 बॉक्स पॉसिबल है, तो टोटल यहाँ पे 2 के पावर 3 जो है वो सेल्स पॉसिबल है, ओके। और उसका एड्रेस भी हम समझ लिए हैं, और साथ में इसका जो है कैपेसिटी वो 8 बिट का है, 8 बिट का डाटा इसमें क्या हो सकता है, स्टोर हो सकता है। तो ये जो है वो सेल साइज को बताता है, ओके। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो 8 बाइट का एग्जांपल रहा, और बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, 16 बाइट का हो सकता है, 1 किलो बाइट का हो सकता है, 64 किलो बाइट का हो सकता है। तो ये सबको बस करना है, और इसी तरीके से उसको क्या करना है, फॉर्मेट को देखना है, और इसी तरह से एग्जाम पल को समझना है। बस छोटा सा एग्जाम्पल था, और कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस है नहीं, ओके। तो इतना समझने के बाद आपको यहाँ पे एक चीज़ और आना चाहिए, जैसे कि 2 के पावर 10 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 11 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 20 को क्या बोलते हैं, 2 के पावर 30 को क्या बोलते हैं, किलो क्या होता है, वो सब आपको आना चाहिए, ओके। इतना करने के बाद एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, एक होता है बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी। उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी यूज होता रहेगा वो क्या, बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल, एड्रेसेबल मेमोरी। बाइट एंड वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये जो किया गया है क्लासिफिकेशन, ये किया गया है हमारे पास सेल साइज के अकॉर्डिंग, बाइट एंड वर्ड। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बेस्ड ऑन द सेल साइज, क्या सेल साइज के बेस पे इसको क्या क्या क्लासिफिकेशन किया गया है, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला यही बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल, एंड सेकेंड जो है वो है वर्ड एड्रेसेबल, एड्रेसेबल, ओके। अब देखते हैं बाइट एड्रेसेबल है और वर्ड एड्रेसेबल का मतलब क्या है। तो हम लोग हेडिंग डालने जा रहे हैं, बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल,
तो बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो इसके बारे में पहले एक पॉइंट लिख देते हैं, जैसे कि व्हेन द सेल साइज इज 8 बिट देन इज कॉल्ड बाइट एड्रेसेबल। और ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये पॉइंट जो हम लिखे हैं कि जब भी सेल साइज का जो दिया गया है, सेल साइज अगर दिया गया है 8 बिट के इक्वल टू, तो उसको हम बोलेंगे क्या है, वो बाइट एड्रेसेबल है। इसका कहने का मतलब ये है, ये मेरा क्या है, मेमोरी है, और इस मेमोरी में जितना भी यहाँ पे सेल है, जितना भी सेल पॉसिबल है, उस सभी सेल का जो है साइज जो रहेगा वो रहेगा 8 बिट। वो सभी का साइज क्या रहेगा, 8 बिट का साइज रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बाइट एड्रेसेबल, बाइट एड्रेसेबल। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर मान लेते हैं वो क्रॉस के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो अगर मान लेते हैं हम इस तरह से बोल दें, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 क्रॉस 8 बोल दें, तो ये क्या है, 8 यहाँ पे बता रहा है साइज को। जब साइज को बता रहा है तो ये क्या है, बाइट एड्रेसेबल है, और इसका जो जो डाटा हो जाएगा, जो एड्रेस लाइन है वो कितना बिट का हो जाएगा, वो 2 बिट का हो जाएगा। ओके, तो ये जस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। तो वाइट जो है, वाइट एड्रेसेबल आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। अब वर्ड एड्रेसेबल हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, तब वो समझ लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं वर्ड एड्रेसेबल, वर्ड एड्रेसेबल। तो वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी जो है, इसके बारे में भी एक पॉइंट लिखते हैं, और वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से है। व्हेन द सेल साइज इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, जब वर्ड के फॉर्म में दिया रहे और वो जो डिपेंड है, वो डिपेंड ऑन वर्ड के फॉर्मेट में दिया रहे, देन corresponding address called word addressable। तो उसमें क्या होगा, जो भी एड्रेस रहेगा उसको हम लोग वर्ड एड्रेसेबल बोल देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो मेमोरी रहेगा इस तरह से, उसमें क्या रहेगा, जो भी सेल साइज है वो रहेगा 1 वर्ड के इक्वल, 1 वर्ड के इक्वल। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे 8 बिट ही रहे, हो सकता है वो 1 वर्ड जो है वो 32 बिट के इक्वल हो या फिर 16 बिट के इक्वल हो, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, वर्ड एड्रेसेबल। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो वर्ड एड्रेसेबल यहाँ पे जो है, जो जितना भी वहाँ पे वर्ड देंगे जरूरी, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी मेंशन रहेगा 1 वर्ड इक्वल्स टू 16 बिट, तो वहाँ पे एक सेल का साइज अगर हम 16 बिट ले रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे वर्ड एड्रेसेबल, उसको हम बोल देंगे वर्ड एड्रेसेबल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट और है, जो कि है क्या, जो मेरा डिफॉल्ट मेमोरी का कन्फिग्रेशन होता है वो होता है बाइट एड्रेसेबल। तो वो भी लिख देते हैं, या फिर आपको याद ही रहेगा क्या, डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट जो होता है वो एड्रेसेबल होता है, बाइट एड्रेसेबल। वो क्या होता है, बाइट एड्रेसेबल डिफॉल्ट मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन। ओके, मेमोरी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाइट एड्रेसेबल होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सीपीयू का जो है डिफॉल्ट डाटा टाइप, इस तरह से, ये तो हो गया क्या, नोट पॉइंट 1, ये नोट पॉइंट 2। डिफॉल्ट मेमोरी जो मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गया बाइट एड्रेसेबल। एंड सेकेंड पॉइंट जो है वो है डिफॉल्ट डाटा टाइप, डिफॉल्ट डाटा टाइप ऑफ द सीपीयू। सीपीयू का जो डिफॉल्ट डाटा टाइप होता है वो होता है वर्ड, वो होता है वर्ड। इन द सीपीयू ऑपरेशन आर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द वर्ड फॉर्मेट। जब भी हमारे पास सीपीयू में जो भी ऑपरेशन होता है वो वर्ड फॉर्मेट में उस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ओके, और जब भी मेमोरी का बात करें तो मेमोरी में जो है वहाँ पे बाइट एड्रेसेबल ही काम किया जाता है, लेकिन सीपीयू में जो है वो वर्ड एड्रेसेबल में काम किया जाता है। इसलिए आप देखते होंगे क्या, जो आपका जो प्रोसेसर है, जो आप बोलते होंगे 16 बिट प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर, तो उस सब का मतलब होता है वर्ड लेंथ जो है वो 16 बिट है, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है 16 बिट में एक बार।
वहीं पे अगर 32 बिट ऑपरेशन का बात करें, 32 बिट प्रोसेसर का, तो उसका वर्ड लेंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 बिट, और वो जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है एक साथ 32 बिट पे। ओके, तो इसलिए प्रोसेसर आप बोलते होंगे इस तरह का, मेरा ये प्रोसेसर है, मेरा ये प्रोसेसर है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो गाइस ये रहा बेसिक्स ऑफ सीओए का। कुछ और पार्ट बचा हुआ है, वो सबको भी हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। तो मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पे हम देखने वाले हैं पिंस के बारे में। हे गाइस, दिस इज केकेएस एंड अभी आप लोग देख रहे हैं केकेएस कंप्यूटर साइंस, और अभी हम लोग कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ सीओए, जहाँ पे अभी हम लोग देखने वाले हैं पिंस के बारे में। ओके, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं पिंस हम आखिर यूज़ क्यों करते हैं। तो पिंस का हम यूज़ करते हैं ताकि हार्डवेयर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसको हम एक लाइन पहले यहाँ पे लिख देते हैं, क्या, प्रोसेसर कंटेन सेट ऑफ हार्डवेयर पिंस। क्या करता है, ये बहुत सारा हार्डवेयर पिंस को रखता है। क्या है रखता है, टू परफॉर्म द ऑपरेशन। क्यों रखता है, ताकि वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। ओके, तो पिंस का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हार्डवेयर में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मगर पिन, जैसे मान लेते हैं पिन मेरे पास जो है वो एक्टिव है तो काम करेगा, अगर वो अनएक्टिव है या फिर बोल सकते हैं वहाँ पे ऑफ कंडीशन में है या फिर बोल सकते हैं वो लो है, तो वहाँ पे सबका पिन का अलग अलग काम होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने परफॉर्म करता है। ओके, तो टाइप्स ऑफ पिन का बात करें, जो कितना टाइप का पिन होता है, टाइप्स ऑफ पिन। तो पिन का जो टाइप होता है वो कुछ कुछ टाइप होता है, जैसे कि पहला होता है एक्टिव, लो पिन, ये सब का अलग अलग काम है, अभी हम मेंशन भी करेंगे कौन कौन सा काम है। दूसरा हमारे पास होता है एक्टिव हाई पिन, एक्टिव हाई पिन। उसके बाद तीसरा जो मेरा होता है वो होता है टाइम मल्टीप्लेक्स, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन। ओके, तो ये तीन टाइप का पिन है। तो ये तीन टाइप का पिन को, और भी इस टाइप का होता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास तीन ही पढ़ना है। एक और जैसे यहाँ पे लिख देते हैं डुअल पिन होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको जितना पढ़ना है यहाँ पे करवाया जा रहा है। ओके, और उसके बाद चलिए वन बाय वन तीनों पिन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव लो पिन का मतलब क्या है। एक्टिव लो पिन, तो एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, एक्टिव लो का मतलब क्या होता है, तो ये क्या करता है, इनेबल करता है जब इनपुट मेरा जीरो रहेगा। मतलब क्या है, इनपुट अगर मेरा जीरो रहेगा तो इसका मतलब लो है, तब वो क्या होगा, इनेबल होगा। तो इसके बारे में एक पॉइंट बोले तो वो पॉइंट क्या है, दिस पिन इज इनेबल्ड व्हेन द इनपुट इज जीरो। तो ये पिन कब इनेबल होगा, जब इनपुट मेरा जीरो होगा। मीन्स इनपुट अगर मेरा लो है, लो मतलब जीरो होता है, तब क्या करेगा, ये पिन इनेबल होगा। और इसको हम बोल सकते हैं दूसरा टर्म में, क्या, क्लॉक पल्स इज इन लो स्टेट। क्लॉक पल्स क्या होगा, लो स्टेट में वो रहेगा। ओके, इसका नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये ऐसे लिख प्रकार सकते हैं, इट डिनोटेड इट डिनोटेड एज, पिन का नाम और यहाँ पे नेम लिखते हैं उसका, और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखे आर डी और उस पर मैं कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, डब्ल्यू आर लिखे ऊपर में हम कॉम्प्लीमेंट लगा दिए। तो आर डी और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जीरो का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब हुआ देन रीड ऑपरेशन परफॉर्म्ड, क्या रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा में आते हैं एक्टिव लो पिन में। एक्टिव लो पिन तो हो गया, अब एक्टिव हाई पिन में आते हैं। एक्टिव हाई पिन, तो एक्टिव हाई पिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम क्या करते हैं, ये पिन तब इनेबल होता है जब इनपुट मेरा वन रहता है। इट इनेबल इट इनेबल, व्हेन द इनपुट इज वन। जब इनपुट रहे वन रहेगा तब ये क्या किया जाएगा, इसका इनेबल किया जाएगा। इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय सिंपल सा पिन नेम। ओके, पिन का नाम हम सिंपल सा लिख देते हैं, जैसे कि INTR
ठीक है। उसके बाद HLDR, ये सब क्या है, इसका पिन का नाम है। ALE, तो इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं तो क्या है, ये सिंपल सा एक्टिव हाई पिन है। और ये इनेबल कब होगा, जब इनपुट मेरा 1 रहेगा तब। सेम इसी प्रकार से अगर हम बात करें टाइम मल्टीप्लेक्स पिन का, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन का, तो इसका क्या काम होता है वो समझते हैं। तो टाइम मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब होता है, ये पिन क्या करता है, टाइम पिन टाइम पिन कैरिंग द मल्टीपल मीनिंग, ये क्या करता है, मल्टीपल मीनिंग को यहाँ पे रखता है, बट ओनली वन एट अ टाइम, बट एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, लेकिन इसका क्या है, मल्टीपल मीनिंग है, मल्टीपल इसका यूजेस है। ओके, इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एड्रेस पिन आर टाइम मल्टीप्लेक्स पिन, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन विथ डाटा पिन्स। एड्रेस पिन जो है वो क्या है, टाइम मल्टीप्लेक्स किसके साथ, डाटा पिन के साथ। जैसे कि इस तरह से हम अगर लिखते हैं, एग्जाम्पल इन 8085 प्रोसेसर, ये प्रोसेसर का क्या है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, प्रोसेसर। जैसे हम लिखे AD0 और यहाँ पे लिखेंगे AD7, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये टाइम मल्टीप्लेक्स्ड पिन है। इसका मतलब है ये जो D डिनोट कर रहा है, ये D का मतलब क्या है, सॉरी यहाँ पे ये D का हाँ, यहाँ पे D का मतलब क्या है, सबसे पहले A का मतलब होगा एड्रेस, मतलब ये एड्रेस को शो कर रहा है। और D का मतलब क्या है, D का मतलब है ये शो कर रहा है किसको, डाटा को। तो एक साथ एड्रेस को भी शो किया जा रहा है और डाटा को, लेकिन ये काम जो करेगा एक साथ में एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं है ये बहुत सारा काम कर देगा। वैसे ही यहाँ पे जो है मेरे पास एक और प्रोसेसर है, उसका भी बात कर लें। जैसे कि इन 8086 प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर, तो उसमें जो है मेरे पास जो AD0 और AD15, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे A और D जो है वो एड्रेस और डाटा को डिनोट कर रहा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो उसी तरह से एड्रेस लाइन मेरा है, जब यहाँ पे एक होता है एड्रेस लाइन इनेबल, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास है एक ALE, एक टर्म है, तो इसका मतलब होता है एड्रेस लैच इनेबल, एड्रेस लाइन इनेबल। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 1 एंड 0 दो वैल्यू आ सकता है, 1 एंड 0। तो 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम मल्टीप्लेक्स पिन जो है, टाइम पिन मल्टीप्लेक्स्ड पिन जो है वो कैरी कर रहा है किसको, वो कैरी कर रहा है एड्रेस को, वो कैरी कर रहा है एड्रेस को। अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वो जो कैरी कर रहा है टाइम मल्टीप्लेक्स पे कैरी, वो डाटा को कैरी कर रहा है। ओके, तो वो जो टर्म वो चीज़ है वो आपको बताता है एड्रेस लैच इनेबल। ओके, आई होप आपको ये सब चीज़ जो है वो थोड़ा बेसिक चीज़ है वो सब आपको आना चाहिए। ओके, तो इसको अगर आपको ये सब चीज़ आ गया है तो एक चीज़ और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेसिक्स का क्या लास्ट होगा। उसके बाद जो बेसिक फंडामेंटल है हमारा कंप्लीट हो जाएगा CEO का, वो है हमारे पास बाइट ऑर्डिंग। आप लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन का नाम सुने होंगे, तो वो बचा हुआ है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5-10 मिनट में। तो वो है हमारे पास बाइट ऑर्डरिंग, और बाइट ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है, इंडियन मैकेनिज्म, इंडियन मैकेनिज्म। ओके, तो इंडियन मैकेनिज्म दो टाइप का होता है, एक हमारे पास होता है लिटिल इंडियन, लिटिल इंडियन, एंड दूसरा होता है हमारे पास बिग इंडियन। ओके, एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं। तो लिटिल इंडियन का मतलब क्या है, लिटिल इंडियन, तो लिटिल इंडियन कहता है क्या, यहाँ पे जो स्टोर होगा ये क्या करेगा, लोअर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट, क्या, लोअर एड्रेस जो है वो लोअर बाइट को कंटेन करेगा, एंड हायर एड्रेस कंटेन हायर बाइट, हायर एड्रेस हायर बाइट को कंटेन करेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है, इस तरह से जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक स्टोर करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं बिट का। ओके, और इसमें स्टोर कर लिए हम मान लेते हैं 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे अगर हम लिटिल इंडियन का बात करें,
तो लिटिल इंडियन हमारे पास जाएगा कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट जाएगा, ये करेगा राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मतलब इधर राइट से लेफ्ट जाएगा, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसका ये इंडेक्सिंग हो गया इस तरह से। और ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग बाइट स्टोरेज, इसको बोलते हैं हम क्या, लोअर बाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर बाउंड, और इसको बोलते हैं हायर बाइट, या फिर इसको बोलते हैं इस तरह से एल बी का मतलब समझ सकते हैं आप, लोअर बाइट। ओके, और ये मेरा क्या है, इधर होता है मेरे पास हायर बाइट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हायर बाइट। और ये बाइट पोजीशन होता है, इसको हम इस तरह से करते हैं। तो ये हुआ लिटिल इंडियन। तो जब भी हम नंबर स्टोर करने के लिए दिए, जब भी हम बिट स्टोर करने के लिए दिए, अगर लिटिल इंडियन का फॉलो कर रहे हैं तो हम वो हो जाएगा राइट टू लेफ्ट स्टोर होते हुए जाएगा। सेम उसी तरह से अगर हम नंबर स्टोर करने के लिए देंगे बिग इंडियन में, तो वो क्या होगा, बिग इंडियन। बिग इंडियन में क्या होगा, लोअर एड्रेस कंटेन हायर बाइट, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लोअर एड्रेस कंटेन हायर बाइट एंड हायर बाइट हायर एड्रेस हायर एड्रेस कंटेन लोअर बाइट। ओके, तो जस्ट अपोजिट है उसके, और यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं खास। तो यहाँ पे अगर हम उसी प्रकार से नंबर का बॉक्स बना दें, तो यहाँ पे अगर आप स्टोर करने आइएगा, तो यहाँ पे हम स्टोर जैसे यहाँ पे किए थे, यहाँ पे हम 0 1 2 3 किए थे, यहाँ पर भी मान लेते हैं 0 1, इस तरह से, किस तरह से 0 2 1 0 0 0 2 1 0 नंबर को स्टोर कर दिए। तो आप कहिएगा कौन डिफरेंस कहाँ आया, तो डिफरेंस आएगा अब, डिफरेंस आएगा अब। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे आप इस तरह से स्टोर करके इसका जो एड्रेस है वो चेंज कर दीजिए, या फिर इसको आप क्या करिए, इस तरह से स्टोर करिए। इधर से हम उस साइड से स्टोर कर रहे थे, तो नहीं, अब इस साइड से नहीं करना है, आपको करना है इस साइड से अब स्टोर। ओके, तो यहाँ पे सेम उसी कलर का ले लेते हैं। इधर हम कर देंगे क्या, 3 2 0 1। और यहाँ पे जो हम एड्रेस इसका देंगे, तो जैसे यहाँ पे हम एड्रेस दिए हैं 0 इधर से, हम क्या करेंगे अभी भी एड्रेस देंगे 0 इधर से ही, 0 1 2 3। बट यहाँ पे देखिएगा हम जो नंबर स्टोर करना चाह रहे थे, हम क्या, हम नंबर स्टोर करना चाहते थे 1 0 2 3, ये स्टोर करना चाहते थे। तो यहाँ पे हायर बाइट जो है वो ले रहा है लोअर एड्रेस, और वहाँ पे जो लोअर एड्रेस ले रहा है वो क्या है, इस तरह से, जस्ट अपोजिट आपको लग रहा होगा, इस तरह से इधर गया, ये रहा। तो 3 2 1 0, और यहाँ पे 0 पर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पे है, और यहाँ पे 3 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पे है। तो ये जो है इधर मेरा, इसको बोल सकते हैं क्या, ये बाइट स्टोरेज है, बाइट स्टोरेज, बाइट स्टोर कर रहा है ये सब। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1। तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको जो है समझ में आया होगा। तो मोस्टली जो प्रोसेसर है वो लिटिल इंडियन को ही फॉलो करता है, और कुछ कुछ प्रोसेसर जो है वो बिग इंडियन को फॉलो करता है। तो आपको वो बताएगा क्वेश्चन में किस प्रकार के इंडियन मैकेनिज्म को वो फॉलो कर रहा है, और उसको किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। ओके, और यहाँ पे और इसको इसी तरह से करना है, जैसे यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, नंबर का सीक्वेंस दिया रहेगा, उसको बस आपको क्या करना है, स्टोर कर देना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक और एग्जाम्पल दें इसका, तो इस तरह से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम बोलेंगे 11 12 13 एंड 14। इसको क्या करना है, हमको स्टोर करना है लिटिल इंडियन में और बिग इंडियन में। तो उसको किस प्रकार से करिएगा, यहाँ पे हम बना देते हैं लिटिल इंडियन का, और यहाँ पे बना देते हैं बिग इंडियन का। तो क्या करिएगा, यहाँ पे सिंपल सा स्टोर कर देते हैं। इधर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा क्या, 11 12 13 14, और यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो एड्रेस हो जाएगा, जब मान लेते हैं 100, ये हो गया यहाँ पे 101 102 और 103। ये सब क्या है, एड्रेस है, ये क्या है, एड्रेस है, और ये क्या है, इसका स्टोरेज है, और ये पोजीशन में क्या हुआ है, स्टोर हुआ है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आ जाएगा 14, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 12, वहाँ पे आ जाएगा 1, और इसका जो एड्रेस है 100, इसका हो जाएगा 101 102 103। ये भी क्या है, इसका एड्रेस है, और ये क्या है, इसका पोजीशन हो गया है। तो ये हमने कर दिया इसको बिग इंडियन में स्टोर, और यहाँ पे हम कर दिए इसको लिटिल इंडियन में स्टोर। आई होप आपको यहाँ पे जितना भी हम बेसिक किए हैं सीओए का, वो आपको सब यहाँ पे समझ में आया होगा। ओके,
तो ये सब बेसिक जो है आगे चल के यूज़ होगा जब हम आगे अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तब वहाँ। तो गाइज यहाँ पे मेरा होता है ख़त्म बेसिक्स ऑफ COA का ऑल कंसेप्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसका जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना क्या हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिखते हैं। ओके, नहीं तो आप कहिएगा ये वाला नोट्स, तो ये वाला नोट्स भी सेंड कर दिया जाएगा। वैसे आपको ये सब जो है हिंदी 10 नोट्स में मिल जाएगा, ये जितना लिखे हैं ना उससे ज़्यादा ही मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा लिखा हुआ है। ओके, तो आपको सब नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, तो आप अपना अगर लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर अपना नहीं लिखते हैं तो आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, तो गाइज यहाँ पर मेरा जो यूनिट है, यहाँ पे देखिए लगभग 40 पेज का यहाँ पे किए हैं। ओके, तो ये जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ COA वो होता है ख़त्म। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट नया यूनिट में, जो कि होने वाला है मशीन इंस्ट्रक्शन एंड एड्रेसिंग मोड। तो वहाँ से थोड़ा सा जो है आपको और अच्छा से सीखने का जरूरत पड़ेगा और वहाँ से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, जहाँ पर करने वाले हम न्यू यूनिट को स्टार्ट।